के बीच चौपाल पर कुछ लोग इकट्ठा थे। अचानक एक सैनिक घोड़े पर बैठा आ पहुंचा। सैनिक के आते ही लोग उसके चारों तरफ जमा हो गए। सुनो सुनो सुनो, राजा रणवीर ने ऐलान किया है कि उनके पूर्वजों का खजाना जो कि कनिष्क जंगल में छुपा हुआ है, उसे जो भी ढूंढ निकालेगा उसे आधा खजाना दिया जाएगा। ये खजाना हमारे राज्य की शान और गौरव का प्रतीक है। सुनो सुनो सुनो। गांव के लोग आपस में बातें करने लगते हैं। कुछ लोग खुश थे तो कुछ डर रहे थे। खजाना ढूंढना तो वाकई में बड़ी बात है, आधा माल भी मिलेगा। लेकिन भैया, ये कनिष्क जंगल, ओहो, अरे वहां जाने के बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे सुनते हैं कि जंगल में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। हाँ, अरे वहाँ जो जाता है ना, वहाँ से लौट कर नहीं आता है। हाँ। जूही दूर खड़ी ये सब सुन रही थी। वो अपने मन में कुछ ठानकर मुखिया के पास जाकर बोली, मुखिया जी, मैं उस खजाने को ढूंढना चाहती हूँ। अरे तू अरे जूही, तू जंगल में खजाना ढूंढेगी हैं? अरे पैदा होते ही तू अपने माता पिता को खा बैठी। अरे जहाँ जाती है वहाँ कोई न कोई अनहोनी हो जाती है, और अब तू कहती है कि तू राजा का खजाना ढूंढेगी। मेरी गंगा मौसी बताया करती थी कि मेरे परदादा राजा रणवीर के परदादा के सबसे अच्छे मित्र और विश्वास पात्र थे। अरे अगर राजा रणवीर को खजाना मिलने भी वाला होगा ना, तो वो तेरी मनहूसियत की परछाई से वो भी गुम हो जाएगा। चल, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर मुखिया जोर से हंसता हुआ वहां से चला गया। जूही निराश होकर अपने घर लौट आई। उसके चेहरे पर मायूसी और आंसू थे। मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए और ये दुनिया भी मुझे अकेला छोड़ चुकी है। गांव वाले मुझे मनहूस कहते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। मेरे परदादा राजा रणवीर के खजाने के बारे में जरूर जानते होंगे, तो मुझे भी वो खजाना ढूंढना होगा। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि मेरे खानदान की इज्जत के लिए भी है। तभी जूही की नजर घर के एक कोने में रखे पुराने बक्से पर पड़ी। ये बक्सा बहुत पुराना लगता है। इतना बोलकर जूही ने उस बक्से को उठाकर खोल दिया और उस बक्से के अंदर रखी हुई वस्तुओं को गौर से देखने लगी। तभी जूही की नजर उसमें रखे हुए एक कागज के पुराने नक्शे पर पड़ी। जूही उस नक्शे को उठाकर गौर से देखती हुई बोली, ये तो कनिष्क जंगल का नक्शा है। इसका मतलब ये खजाने का नक्शा है। मेरे परदादा ने इसे छुपा कर रखा था। शायद यही वो नक्शा है जिसकी तलाश राजा रणवीर कर रहे हैं। अगली सुबह राजा रणवीर अपने दरबार में सिंहासन पर बैठा था। उनके साथ रानी रुक्मिणी, राजकुमारी कनक और दरबारी मौजूद थे। तभी जूही वहां आ पहुंची। कौन हो तुम और तुम्हारी दरबार में आने की हिम्मत कैसे हुई? महाराज, मेरा नाम जूही है। मैं हरियालीपुर गांव की रहने वाली हूँ। मेरे परदादा आपके परदादा के घनिष्ठ मित्र और एक दूसरे के विश्वास पात्र साथी थे। मेरी गंगा मौसी ने बताया था कि मेरे परदादा ने आपके परदादा के साथ कई महत्वपूर्ण काम किए थे। अरे तो इसमें हम क्या करें? महाराज, आपने ऐलान किया था कि जो भी खजाना ढूंढेगा उसे खजाने का आधा हिस्सा मिलेगा। मेरे पास एक पुराना नक्शा है जो कनिष्क जंगल का है। मुझे यकीन है कि ये खजाने का नक्शा है। राजा रणवीर चौंक कर अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ।
ओ, कहाँ है वो नक्शा कहाँ है? दिखाओ। जूही ने नक्शा राजा रणवीर को सौंप दिया। राजा नक्शे को ध्यान से देखने लगा। महाराज, आप चाहें तो इस नक्शे को अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि खजाने का रास्ता अब मेरे दिमाग में है। ये सुनकर राजा रणवीर की आंखों में चमक आ गई। अरे तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। वाह 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 लड़की, वाह। हाँ ठीक है, तो हम तुम्हें खजाने के खोज की जिम्मेदारी सौंपते हैं, लेकिन कल तुम अकेली नहीं जाओगी। तुम्हारे साथ हमारी पत्नी, हमारी पुत्री और एक सैनिक भी जाएगा, ताकि तुम्हें किसी भी खतरे का सामना ना करना पड़े, ठीक है? जूही मुस्कुराते हुए दरबार से निकल गई। शाम के समय रुक्मिणी राजा रणवीर से बोली, महाराज, ये लड़की कौन थी और आपने उसे खजाने की खोज की जिम्मेदारी क्यों दी? अरे तुम कुछ समझती नहीं हो रुक्मिणी। अरे हमने उस नक्शे को खोजने के लिए क्या क्या नहीं किया। अरे महल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि वो नक्शा गांव की एक साधारण लड़की के पास होगा, हैं? अरे मेरा परदादा भी ना एक नंबर का मूर्ख था, मूर्ख, जो इस तरह की चीजों को किसी और के भरोसे छोड़ दिया करता था। अगर ऐसा है तो आपने उस लड़की को राज दरबार से भगाया क्यों नहीं? आपने उसे खजाने की खोज की जिम्मेदारी क्यों दी? तुम्हें राजनीति का कुछ भी नहीं पता रुक्मिणी। अरे दरबार में कई दरबारी बैठे थे। अगर मैंने उन्हें भगाया होता ना, तो सबको शक होता कि मुझे लालच है, इसीलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। हाँ, लेकिन आपने हमें और राजकुमारी को उसके साथ भेजने की बात क्यों की? हाँ तो देखो, कनिष्क जंगल बहुत ही खतरनाक है। तुम तीनों का काम है कि जूही को रास्ते से हटा दो। हाँ, अरे उसको खत्म कर दो। अरे नक्शा तो वैसे भी अब मेरे पास है। सबको यही लगेगा कि वो खजाने की खोज में जंगल में लापता हो गई। हाँ। ये सुनकर रानी रुक्मिणी मुस्कुराने लगी। अगले दिन महल के बाहर बगीचे में राजा रणवीर, रानी रुक्मिणी, राजकुमारी कनक और एक सैनिक खड़े थे। तभी जूही वहां आ पहुंची। हाँ जूही, तुम्हारे साथ मेरी पत्नी रानी रुक्मिणी, मेरी पुत्री राजकुमारी कनक और ये सैनिक जाएगा। ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए, ठीक है? महाराज, आपने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है। ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। अरे बस 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 बस, तुम इतनी विनम्र क्यों हो? मेरे माता पिता बहुत धनवान थे। जब मेरा जन्म हुआ तभी अचानक हमारी फसलें सूखने लगी। उनकी जमीन बंजर हो गई। कुछ ही दिनों बाद मेरे माता पिता का देहांत हो गया। मेरी परवरिश मेरी गंगा मौसी ने की, लेकिन जब मैं 10 साल की हुई तब गंगा मौसी भी मुझे छोड़कर चली गई। तब से गांव के लोग मुझे मनहूस कहने लगे। मुझे विश्वास है महाराज, जब मुझे खजाना मिलेगा तो मैं उसका हिस्सा लेकर अपनी गरीबी दूर करूंगी और अपनी जैसी गरीब स्त्रियों की सहायता करूंगी। उससे मेरे मन को शांति मिलेगी। तुम सचमुच में बहुत अच्छी लड़की हो जूही। मेरा पूरा विश्वास है कि तुम खजाने तक जरूर पहुंचोगी। समझ गई? जाओ। कुछ देर बाद जूही, रानी रुक्मिणी, राजकुमारी कनक और सैनिक जंगल की ओर रवाना हो गए। कुछ घंटों बाद वो सब कनिष्क के जंगल के घने पेड़ों के बीच से गुजर रहे थे। जंगल में पक्षियों की आवाजें और हल्की सरसराहट का माहौल था। कुछ देर बाद रानी रुक्मिणी सभी को एक सुंदर झरने के पास रुकने का आदेश देती हुई बोली, यात्रा लंबी है, थोड़ी देर यहाँ रुककर आराम कर लेना चाहिए।
ये झरना बहुत सुंदर और शांत है। जूही झरने की ओर देखने लगी। रानी रुक्मिणी जूही को देखते हुए बोली, जूही, इस सफर में तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। झरने का पानी साफ और ठंडा है, इसे पीकर तुम तरोताजा हो जाओगी। जी महारानी। जूही जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुकी, रानी रुक्मिणी ने अचानक उसे पीछे से धक्का दे दिया। जूही झरने में गिर गई। महारानी, ये आपने क्या किया? झरने का तेज बहाव जूही को बहाकर जंगल के एक हिस्से में ले गया। जूही झील के पास किनारे पर आकर रुक गई। वो बेहोश हो चुकी थी। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुल गईं। वो थकी हुई उठकर इधर उधर देखते हुए अपने आप से बोली, ये मैं कहाँ आ गई? क्या ये जंगल का वही हिस्सा है जो नक्शे में था? तभी उसकी नजर झाड़ियों पर पड़ी, जहां एक सुंदर लड़की घायल अवस्था में पड़ी थी। ये कौन है और इसके पर कैसे हैं? जूही घायल लड़की के पास चली गई। लड़की दर्द से करहा रही थी। तुम कौन हो और यहाँ कैसे? मैं एक परी हूँ। परी? हाँ, हम परियां कनिष्क के एक जंगल में घूमने आते हैं, लेकिन मैंने एक तपस्वी को तंग कर दिया और उसने मुझ पर और मेरे मित्रों पर प्रहार कर दिया। अब मैं घायल हूँ, मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो खुद मदद की जरूरत है। मैं रास्ता भटक गई हूँ। झाड़ियों की मिट्टी चमत्कारी है, उसे मेरे घावों पर लगा दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जूही को परी पर दया आ गई। वो झाड़ियों की मिट्टी उठाकर परी के घावों पर लगाने लगी। कुछ ही पल में परी के घाव ठीक हो गए। तुम ठीक हो गई, अब कृपया मुझे रास्ता दिखा दो। मूर्ख इंसान, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगी? इंसानों ने ही मुझे चोट पहुंचाई। तपस्वी भी इंसान था। तुम सब स्वार्थी हो। इतना कहकर परी गायब हो गई। जूही को इस धोखे से बहुत बुरा लगा। वो निराश होकर वहीं बैठकर खुद से बोली, ये जंगल कितना अजीब है। यहाँ हर कोई धोखा देता है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। भगवान मुझे सही रास्ता दिखाओ। जूही उठकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर चलने के बाद उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी। ये तो वही गुफा है। नक्शे के अनुसार खजाना यहीं कहीं होना चाहिए। इतना बोलकर जूही गुफा के पास पहुंच गई। गुफा चारों ओर से घने पेड़ और पत्थरों से ढकी जगह थी। गुफा के मुहाने पर राजकुमारी कनक बैठी थी। उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। राजकुमारी कनक, आप यहाँ? जूही, मुझे अपनी माँ से ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अगर मुझे पता होता कि माँ तुम्हें झरने में धक्का दे देंगी, तो मैं उन्हें ऐसा कभी नहीं करने देती। ये सब आप जानती थी? जब मैंने देखा कि माँ ने तुम्हें झरने में धक्का दिया, तो मैं उनसे बहस किए बिना वहां से चली आई। मैं तुम्हें ढूंढना चाहती थी, लेकिन डर और शर्म से बस यहीं बैठकर रोती रही। अब तुम्हें सही सलामत देखकर मेरा दिल हल्का हो गया है। जूही, मुझे पता है कि खजाना कहाँ है। माँ नहीं चाहती कि तुम्हें वो खजाना मिले, क्योंकि वो गरीबों से नफरत करती हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो खजाना तुम्हें मिले। इससे पहले कि माँ खजाने तक पहुँचना होगा। आपकी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई राजकुमारी। आपने साबित कर दिया कि आप अपनी माँ की तरह नहीं हैं। मैंने नक्शा ध्यान से देखा था। मैं एक आसान और सुरक्षित रास्ता जानती हूँ। अगर हम जल्दी चलें तो खजाने तक पहले हम पहुँच सकते हैं। तो चलिए राजकुमारी, आपका साथ पाकर मुझे पूरा यकीन है कि हम खजाना हासिल कर लेंगे।
कनक और जूही गुफा के पास से आगे बढ़ गईं। कनक उसे एक पहाड़ी की ओर ले गई। यहाँ से नीचे का रास्ता खजाने तक जाता है। जूही पहाड़ी के किनारे खड़ी होकर नीचे देखने लगी। अचानक कनक ने पीछे से उसे धक्का दे दिया। जूही चीखते हुए गिरने लगी। राजकुमारी, आपने ये क्यों किया? जूही गिरते हुए एक पेड़ की शाखा में फंस गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। पेड़ के नीचे वही सैनिक खड़ा होता है जिसे राजा रणवीर ने भेजा था। सैनिक पेड़ की ओर देखता हुआ बोला, अरे जूही, आप यहाँ ऊपर कैसे पहुँच गईं? मुझे बचाइए, राजकुमारी ने मुझे पहाड़ी से धक्का दे दिया है। सैनिक ने तुरंत जूही को पेड़ से उतार दिया और जूही की ओर देखकर गंभीर अवस्था में बोला, हाँ, मुझे पहले से ही शक था कि रानी रुक्मणी और राजकुमारी कनक आपके साथ ऐसा जरूर करेंगी, क्योंकि वो दोनों गरीबों को पसंद नहीं करती। जब रानी रुक्मणी ने तुम्हें धक्का दिया तो राजकुमारी कनक को लगा कि तुम मर चुकी हो, लेकिन रानी रुक्मणी को विश्वास नहीं हो रहा था। इसीलिए उसने अपनी पुत्री को देखने के लिए जंगल के आगे वाले स्थान पर भेज दिया, ताकि अगर तुम बच जाओ तो खजाने तक पहुंच ना पाओ। और राजकुमारी कनक ने वही किया जो उसकी माँ ने उसे करने के लिए कहा था। लेकिन मुझे खुशी है कि तुम सुरक्षित हो। हाँ। तभी जूही की नजर सामने खंडहर पर पड़ी। खंडहर को देखकर जूही सैनिक की ओर देखकर बोली, मुझे नक्शा ध्यान है। नक्शे में इसी तरह का दिखने वाला एक खंडहर का चित्र बना हुआ था। इसका मतलब खजाना इस खंडहर के अंदर है। जूही दौड़ती हुई खंडहर के अंदर चली गई। खंडहर के अंदर खजाने से भरे बड़े बड़े संदूक रखे थे। जूही खुश होकर सैनिक को आवाज लगाने लगी, यहाँ है खजाना। मैंने नक्शे में देखा था कि खंडहर के भीतर यही खजाना छिपा है। अचानक सैनिक ने जूही के सिर पर जोर से वार कर दिया। जूही बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। कुछ देर बाद जब जूही की आंख खुली तो उसने देखा उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। सामने राजा रणबीर, रानी रुक्मणी, राजकुमारी कनक और सैनिक खड़े थे। राजा का चेहरा गुस्से से लाल था। अरे 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 अरे, तुम कितनी ढीठ और बेशरम हो जूही। अरे मेरी पत्नी ने तुम्हें झरने में धक्का दिया पर तुम बच गई। मेरी बेटी ने तुम्हें पहाड़ी से गिराया, तुम फिर भी बच गई। और अब मेरा सैनिक तुम्हें खत्म करना चाहता था, लेकिन तब भी तुम बच गई। लेकिन अब तुम्हें हर हाल में मरना होगा। हाँ महाराज, मुझे आपके ऊपर विश्वास था। इस बीच खंडहर में अचानक से रोशनी चमकने लगी और वही परी प्रकट हो गई। मुझे लगा था कि तुम जंगल में भटक जाओगी और कनिष्क जंगल के खतरनाक जानवर तुम्हें खत्म कर देंगे, लेकिन तुम तो बहुत ढीठ हो जूही। तुम कौन हो? और यहाँ क्या करने आई हो? मैं एक और दुनिया की प्राणी हूँ। हमारी दुनिया का एक अदृश्य द्वार इसी खंडहर से खुलता है। मैं अक्सर यहाँ से होकर अपनी दुनिया में जाती हूँ। तभी कनक धीरे धीरे खजाने के पास चली गई, मगर जैसे ही उसका हाथ खजाने के पास गया, उसका हाथ झुलस गया। कनक चीख पड़ी, आ! ये क्या हो रहा है? मेरा हाथ जल रहा है। आ! आ! तभी खजाने के ऊपर अचानक से रंग बिरंगी रोशनी फैल गई। उसी रोशनी के बीच से एक सुंदर रंगीन चिड़िया प्रकट हो गई। चिड़िया तेज आवाज में बोली, ये खजाना मेरी निगरानी में है। तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे इस खजाने की रक्षा के लिए यहाँ तैनात किया था। इसे तब तक कोई नहीं ले सकता जब तक मेरे सवाल का सही उत्तर कोई न दे। अब मैं तुम सबसे एक सवाल पूछती हूँ। चिड़िया ने एक कठिन सवाल पूछा।
राजा रणवीर, रानी रुक्मणी, कनक और सैनिक सोच में पड़ गए। कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। जूही, जो बंधी हुई थी, आत्मविश्वास से बोली, मुझे इसका उत्तर पता है, लेकिन पहले मेरे हाथ खोलो। राजा रणवीर तुरंत सैनिक को आदेश देता हुआ बोला। सैनिक, इसके हाथ खोल दो। सैनिक ने जूही के हाथ खोल दिए। जूही खड़ी होकर आत्मविश्वास के साथ चिड़िया की ओर बढ़ी और उत्तर दे दिया। तभी चिड़िया ठहाका मारकर हंसने लगी। मूर्ख लड़की, तुझे ये उत्तर नहीं देना चाहिए था। तू नहीं जानती कि मैं असल में एक राक्षसी हूँ, जिसे एक चिड़िया के रूप में बांध दिया गया था। जिसने मुझे ये रूप दिया था, उसने कहा था कि अगर मेरे प्रश्न का सही उत्तर दिया गया तो मैं कुछ समय बाद अपने असली राक्षसी रूप में लौट आऊंगी। तभी वहां पर एक साधु प्रकट हो गए। तुम सबने इस खजाने के साथ खिलवाड़ किया है। राजा रणवीर, तुम्हारे पूर्वजों ने यह खजाना अपनी प्रजा को लूट लूट कर इकट्ठा किया था। यह खजाना उन गरीबों का है जिनकी मदद के लिए इसे रखा गया था। इतना बोलकर साधु जूही से बोले। जूही, तुम्हारे परदादा राजा रणवीर के परदादा के साथी थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि राजा प्रजा को लूट रहे हैं, तो उन्होंने इस खजाने को जंगल में छिपा दिया और नक्शा अपने पास रख लिया। राजा रणवीर के परदादा ने तुम्हारे परदादा को बहुत यातनाएं दी, लेकिन उन्होंने कभी भी इस खजाने का पता नहीं बताया। इतना बोलकर साधु परी की ओर देखकर बोले। तूने ही मेरी तपस्या में विघ्न डाला था और मैंने तुझे अपने मंत्रों की शक्ति से घायल कर दिया था, लेकिन इस लड़की ने जब तेरी सहायता की तो तूने बदले में इसकी सहायता करने से इनकार कर दिया। तुझे भी इसकी सजा मिलेगी और साथ ही साथ इस चिड़िया को भी, जो कि एक असल में राक्षसी है। इस राक्षसी को भी चिड़िया में बदल जाने का श्राप मैंने दिया था और इससे कहा था कि जब भी तेरे प्रश्न का कोई सही उत्तर देगा, तब ये कुछ समय बाद श्राप से मुक्त हो जाएगी। और जूही की वजह से ये श्राप मुक्त हो गई, मगर इसके बाद भी इसने जूही की कोई सहायता नहीं की और करेगी भी क्यों, क्योंकि ये एक राक्षसी है। तुम सब दोषी हो, मक्कार हो, धोखेबाज हो। तुम सबको सजा मिलनी चाहिए। इतना बोलकर साधु की आंखों में रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। देखते ही देखते रानी रुक्मणी, राजा रणवीर, सैनिक, परी, कनक और चिड़िया जलकर राख हो गए और गुफा में शांति फैल गई। साधु मुस्कुराते हुए जूही की ओर देखकर बोले। जूही बेटा, तुम एक बहुत बहादुर लड़की हो। इस खजाने का अधिकार केवल तुम्हारा ही है। जाओ, आज से यह खजाना तुम्हारा हुआ। इस खजाने को तुम कहीं भी ले जा सकती हो और मैं जानता हूं कि तुम्हारा खजाना पाने का मकसद अपनी ही जैसी कन्याओं की सहायता करना था। अब तुम गरीब लोगों की सहायता कर सकती हो और तुम ऐसा ही करोगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जाओ। इतना बोलकर साधु वहां से गायब हो गए। जूही अब उस खजाने की मालकिन बन चुकी थी और दोषियों और धोखेबाजों को उनके किए की सजा मिल चुकी थी।